आए वापिस। अगला जो समास था अपन ने विभक्ति चिन्हों के आधार पर किया था वो कौन सा बचता है? संबंध तत्पुरुष। कौन सा है? संबंध संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। अब सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे? इसके विभक्ति चिन्ह की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विभक्ति चिन्ह की बात। क्या है इसका विभक्ति चिन्ह? का, की, के। ज्यादातर इन्हीं शब्दों का यूज होता है। कहीं कहीं आ जाते हैं रा, री और रे। हमें इन्हीं विभक्ति चिन्हों को क्या करना है? याद रखना है। हाँ, समास का की के पे भी होगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मली अपने को पूछ ले तो थोड़ा ध्यान रखना है, रा री रे भी विभक्ति चिन्ह है, वो तत्पुरुष समास का है। अब इसकी परिभाषा लिख लें यहां पर। वो समास जिसके सामसिक या समस्त पद में कारक की विभक्ति चिन्ह, कारक विभक्ति चिन्ह का, की, के का लोप हो, वहां पर संबंध तत्पुरुष समास होता है। तो समझ आ गया विभक्ति चिन्ह क्या है? का, की, के या रा री रे, यानी वो समास जिसके सामसिक या समस्त में कार्य के चिन्ह किसका लोप होता है? का, की, के। यानी ये बार बार मुझे लगता है लिखाने की जरूरत ही नहीं, अब परिभाषा आपकी तय हो चुकी है। देखो परीक्षा में जब सवाल पूछता है तो हो सकता है इसमें ये भी पूछ लें कि ऐसे कौन से समास है जिसमें कार्य की विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। तो लगभग आपको पता चल गया ना। व्यतिकरण के 6 समास के जो हम लेते हैं, कारक से बने हुए 6 समास के तत्पुरुष समास होते हैं, उनमें विभक्ति चिन्हों का क्या होता है? प्रयोग होता है। अब अपन इसके क्या करते हैं? उदाहरण कर लेते हैं। उदाहरण यहां लिख देते हैं अपन समस्त पद, और यहां लिख देते हैं इसका समास विग्रह। समस्त पद और समास विग्रह। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो राजपुत्र, राजपुत्र ऋषि कन्या, राजपुत्र ऋषि कन्या, प्राधीन, राजपुत्र ऋषि कन्या सागर, देश रक्षा, फुलवाड़ी। राजपुत्र ऋषि कन्या, प्राधीन, विद्यासागर, देश रक्षा, फुलदान, राजज्ञा। क्या है? राजपुत्र ऋषि कन्या, प्राधीन, विद्या सागर, देश रक्षा, फुलवाड़ी, रत्नदान, राजज्ञा और नियमावली और हुक्म। अब अपन इसका क्या करेंगे? समास विग्रह करें। राजपुत्र में क्या होगा? बिल्कुल, राजा का पुत्र। ये आपस में का जो है ना, ये संबंध स्थापित कर रहा है विभक्ति चिन्ह के रूप में। क्या होगा? ऋषि का की कन्या होगा ना, ऋषि की कन्या। इसी तरह पर मतलब बिल्कुल दूसरों के अधीन।
दूसरों के अधीन। पराधीन में संधि हो रही है कोई? कौन सी संधि हो रही है? दीर्घ संधि। पर प्लस अधीन। हाँ, विद्यासागर में क्या होगा, कौन बताएगा? बिल्कुल, विद्या का सागर। विद्या का सागर। बिल्कुल, देश की रक्षा। देश की रक्षा होता है, इसमें क्या होगा? देश की रक्षा। यहाँ पर तो क्या है, ये कौन सा है? संबंध तत्पुरुष है। और देशभक्ति आते क्या हो जाएगा? के देश के लिए भक्ति। कौन सा अलंकार होगा? सॉरी, समास होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखो थोड़ी सी चेंज हुआ है, रक्षा की जगह भक्ति होते ही वहां चला जाएगा। और इसमें कौन सा रहेगा? देश रक्षा की वजह से संबंध इसका भी। हाँ, फुलवाड़ी में क्या होगा भाई? फूल की वाड़ी। देखो भाई, फुलवाड़ी की शुद्ध शब्द में ध्यान रखना आप। फुलवाड़ी में फूल क्या होता है? फूल छोटा होता है, लेकिन अलग से जब फूल लिखेंगे फूल क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है भाई। हाँ, रक्तदान में क्या होगा? रक्त का दान। क्या होगा राजाज्ञा में? बिल्कुल, राजा की आज्ञा। हाँ भाई, ये होगा क्या होगा? नियमावली का, नियमों की अवली। क्या होगा भाई? नियमों की अवली। अवली का अर्थ क्या होता है? माला, गिनती, कतार। अब देखो भूकंप में क्या होगा भाई? बिल्कुल, भू का कंप या कंपन भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। यहाँ पर भू का कंपन। तो इस तरह से अपन ने ये उदाहरण किए। राजपुत्र, राजा का पुत्र, ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या, पराधीन, पर यानी दूसरों के अधीन, विद्यासागर विद्या का सागर, देश रक्षण देश की रक्षा, फूल की वाड़ी, रक्त का दान, राजा की आज्ञा, नियमों की अवली और भू का कंपन। ठीक है। अपना है अगला अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। अब बात चलती है कि अधिकरण तत्पुरुष समास की विभक्ति क्या है। ये कौन सी विभक्ति है भाई? कारक की विभक्ति है, ध्यान रखना। किस कारक की विभक्ति है? अधिकरण कारक की विभक्ति है। सेम। तो क्या होगा? मैं और पर। मैं और पर। अब इसकी अपन क्या लिखते हैं? परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इसकी परिभाषा अपन समास विग्रह से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? समास विग्रह से। इस बार है ना, अपन ने हर जो 3-4 समास की परिभाषा लिखी उनको हमने सामसिक पद के साथ लिखी। हम उस परिभाषा को आगे बढ़ा सकते हैं कि जैसे अपन इसकी लिखेंगे कि ऐसा समास जिसके समास विग्रह में कार्य की विभक्ति चिन्ह में और पर का उपयोग होता है या प्रयोग होता है, वो अधिकरण तत्पुरुष समास है। तथा जिसमें सामसिक पद में मैं या पर का लोप होता है, वही बात है, एक ही बात है। तो इसका हम ये परिभाषा लिख सकते हैं, वो समास जिसमें कारकीय विभक्ति चिन्ह में वो पर का प्रयोग समास विग्रह में होता है। समास विग्रह में होता है, वो समास अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता। अब देखो इसके हम क्या करते हैं, उदाहरण कर। कौन सा कर रहे हैं अपने यहां पर? अधिकरण कर रहे हैं ना। अधिकरण तत्पुरुष समास कर रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे? उदाहरण करेंगे। इसके उदाहरण करते हैं। देखिए उदाहरण में सबसे पहले अपने उदाहरण लिखते हैं। कवि पुंगव। क्या लिखते हैं?
कवि पुंग, कवियों में पुंगव। पुंगव का अर्थ है श्रेष्ठ, यानी वो उनमें सबसे ऊपर है। इसी तरह अपन कर सकते हैं आप बीती। आप बीती में क्या होगा? बिल्कुल, आप पर बीती, आप पर बीती। कवि पुंगव, आप बीती। अपन कर सकते हैं अगला मुनिवर। क्या कर सकते हैं? मुनिवर। मुनियों में वर। अब देखो यहाँ वर का मतलब पति नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ मुनियों का अर्थ है कि मुनि जो लोग होते हैं उनको वरदान प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? वरदान प्राप्त। और जिनको अच्छे या उच्च कोटि के वरदान प्राप्त होते हैं उनको श्रेष्ठ मुनि माना जाता है, और उन लोगों के बीच में मुनिवर लगता है। समझ गए? तो हर शब्द है ना, शब्द के साथ उसका क्या अर्थ निकल रहा है उनके साथ भी अपने को जाना होगा। इसी तरह अगला जो शब्द अपन लिख सकते हैं अश्वारूढ़। क्या लिखेंगे? अश्वारूढ़ मतलब अश्व। अश्व का अर्थ क्या है? घोड़ा। अश्व का अर्थ क्या है? घोड़ा। अश्व पर आरूढ़। मैं नहीं आएगा यहाँ पर, घोड़े पर बैठा जाता है। अश्व पर आरूढ़। इसी तरह एक काना फूसी। क्या होगा काना फूसी में? कान में बिल्कुल फुसफुसाहट। करते हैं ना कानाफूसी, लोग कानाफूसी करते हैं, चुपके चुपके किसी को बात कहना किसी के बारे में कि वो सुने नहीं, वो होती है कानाफूसी। फुसफुसाहट है। हाँ, इसकी तरह घृतान, अभी जो मैंने पहले आपको बताया था, घृत में पका हुआ लिख दो, पका तरह। एक शब्द है जल मगन। जल मगन, अभी थोड़ी दिन पहले हुए थे अपन जल मगन, अच्छी बरसात आई थी ना, तो क्या होगा? जल पर होगा, जल में होगा रे? जल में मगन, जल में मगन। उसी तरह धर्मवीर, धर्मवीर हो सकता है, युद्धवीर हो सकता है धर्म में वीर। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। और इसी तरह से एक और लिख सकते हो आप, जीव दया, यानी जीवों पर दया। और एक इसी तरह से एक शब्द है इसमें जो परीक्षा में अमूमन पूछा करते हैं, कौन सा है वो शब्द? ही वो शब्द है सिर दर्द। क्या है? सिर दर्द। बिल्कुल, सिर में दर्द होता है सिर के। और ये सबसे आप स्कूल लाइफ का सबसे अच्छा बहाना भी है हमारा, हम जाकर सर को बोल देते सर सिर में दर्द है, क्योंकि वहां पता नहीं चलता ना, जैसे बुखार का बोले सिर चेक कर ले, बुखार आएगा, है ना। देखिए, अभी तक अपन ने जो समास की बात की है उनको एक बार वापस रिकॉल कर रहे हैं थोड़ा सा, शुरुआत से लेकर अब तक, फिर इसके बचे हुए समास कौन से हैं वो करते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी भी बात कर लेंगे। तो अपन अब बात करते हैं समास जो अपन ने अभी पढ़ा है। अभी अपना कौन सा समास चल रहा था? समास में अपन ने तत्पुरुष समास पढ़ा, ठीक। एवरीबा हो गया। तत्पुरुष के बारे में थोड़ी सी बात करते। देखो अपन ने क्या किया, तत्पुरुष, तत् प्लस पुरुष, तत् का मतलब था वह, पुरुष का मतलब आदमी, यानी ये समास है जिसका दूसरा पद क्या है? प्रधान है, और इसमें कार्य चिन्हों का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कितने कार्य चिन्हों का प्रयोग होता है इसमें? 6 का होता है। इस समास के हिंदी में 2 रूप माने गए हैं, याद रखने हैं। कौन कौन सी? व्यधिकरण और समानाधिकरण। हम जिन कार्य की चिन्हों के उपयोग से जिस समास का प्रयोग करते हैं तत्पुरुष समास का, वो सब व्यधिकरण के अंतर्गत आते हैं। वो किसके अंतर्गत आते हैं? व्यधिकरण के। अब देखो, जब अपन ने समासों को पदों के आधार पर बांटा था, तो हमने समासों को पदों के आधार पर 4 भागों में बांटा था,
और 4 भागों के अंतर्गत तत्पुरुष के अंतर्गत हमने कहा था कि हमारी हिंदी जो भाषा है उसकी जो जननी है वो कौन सी भाषा, संस्कृत है। और संस्कृत में भी समास के 4 भाग माने जाते हैं और तत्पुरुष के दौरान 2 उनके पार्ट माने जाते हैं। कौन कौन से, द्विगु और क्रमधारी। ध्यान रहे, द्विगु और क्रमधारी समास का भी दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो समानाधिकरण अलंकार था, सॉरी समानाधिकरण जो तत्पुरुष समास था उसके तहत सिर्फ एक समास आ रहा था, वो कौन सा आ रहा था, क्रमधारीय समास आ रहा था 2 रूपों में। बात खत्म यहाँ पर, कोई समस्या नहीं। उसके बाद हमने पढ़ा तत्पुरुष समास के व्यधिकरण के रूप पढ़े। रूप कितने थे, 6 रूप थे। कौन कौन थे, कर्म, करण, संप्रदान, बिल्कुल, ये 6 रूप थे और इनके विभक्ति चिन्ह थे। अब बात आई थी विभक्ति चिन्ह हमें याद है, 6 रूपों के नाम हमें याद है, ठीक है। फिर बात आई परिभाषा की। परिभाषा में आपको 2 चीज ध्यान रखनी है। ध्यान रखना, जिनका दूसरा पद प्रधान होता है उसका पहला पद क्या होता है, गौण होता है, और जिसका पहला पद प्रधान होता है उसका दूसरा पद गौण होता है। या ऐसा कोई समास होगा जिसका दोनों पद प्रधान होंगे, या ऐसा कोई समास होगा जिसके दोनों पद गौण होंगे और अन्य पद प्रधान होंगे। वो अपन आगे बढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर अपन ने इनको पढ़ लिया और बाद में हमने परिभाषाएं बताई। आपको क्या करना है, परिभाषा के हमने 2 रूप बताए। एक तो हमने क्या किया कि सामसिक पदों या समस्त पद के साथ परिभाषा को लिखा, जिसमें लोभ होता है। यदि आप उस परिभाषा को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप ये लिख सकते हो कि समास विग्रह करने पर कारकीय चिन्ह जो भी है उस विभक्ति चिन्ह में क्या होता है, उसका प्रयोग होता है। ये परिभाषा क्लियर होती है। उदाहरण देने द्वारा समझाने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं कि इतने ही उदाहरण, इसके बहुत सारे उदाहरण उससे मिले हुए, वो अपने को अलग से थोड़े याद तो करने पड़ेंगे, लेकिन पहले समझना होगा कि कहां पर कैसे। देखो ये चीज समझने के लिए 2 चीजें क्लियर है, मैंने पहले ही बताई आपको। पहली चीज ये क्लियर, जिस तरह संधि में हम शब्द वर्णों को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद हमें कोई न कोई उनके अर्थ मिलते हैं, शब्द या शब्दांश का कोई न कोई अर्थ मिलता है। यहां भी हम जब समास में क्या करेंगे, शब्दों का विग्रह करेंगे, अलग करेंगे, तब वहां पर शब्दों के हमें कोई न कोई अर्थ मिलेंगे। उसके अनुसार आपको उसमें विभक्ति चिन्ह का क्या करना है, प्रयोग करना है, ठीक है। ये कर लिए थे अपन ने। ये करने के बाद अब क्या इसके अलावा भी कोई तत्पुरुष समास बचता है? हाँ बचता है। हिंदी में सिर्फ यही नहीं, संस्कृत की जब हम बात करते हैं, हिंदी में इतनी ही है, लेकिन संस्कृत की जब बात करते हैं तो उसमें और समास माने जाते हैं। अन्य हम उसको ले सकते हैं, अन्य तत्पुरुष समास के अंतर्गत हम ले सकते हैं। अब देखो अन्य तत्पुरुष समास की जब बात आती है तो अब जब हिंदी के है ही नहीं, पढ़ते क्यों है? इसका कारण है क्योंकि जो भी परीक्षा के लेवल से उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इस प्रकार के 4 समास माने जाते हैं। कितने? 4 समास माने जाते हैं। अब वो 4 समास कौन कौन से हैं उनके बारे में, सबसे पहला वो समास है वो है अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष अलुक की, हाँ वो अपन लिखेंगे, इस पे बात करेंगे। अलुक तत्पुरुष समास है, एक उपपद है, उपपद तत्पुरुष समास। हम नई कोशिश, देखो मेरी खुद की ये कोशिश है कुछ छूटे नहीं। मेरी बात सुनिए, अपन समास में बहुत सारी पढ़ ली। अब मान लो हो सकता है कि ऐसी कोई चीज डिफिकल्ट है, हो सकता है वो मेरे समझ से भी मैंने कोशिश की, समझ में नहीं आया, तो मैं ये नहीं करूंगा मैं उसको छोड़ दूं, ये मैं कतई नहीं करूंगा। और ये मेरे सिद्धांत में भी नहीं है। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि मैं ये भी नहीं कहता हूं मुझे सब कुछ आता है, ये नहीं करता हूं, लेकिन अपन सीख के करेंगे, लेकिन करेंगे, उस तक जाएंगे। सवाल जब आएगा ना उस समय आपको भी आएगा और मेरे को भी आएगा, ठीक है नहीं, वहां तक जाएंगे, वो नहीं छोड़ना नहीं है, अपन नहीं छोड़ेंगे, पूरे करेंगे। अब देखो उसके बाद आप नहीं पढ़ते, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं, ठीक है, खुद को पढ़ना पड़ेगा, है ना, लेकिन कराएंगे आपको कंप्लीटली। अलुक की पूछे, उपपद की पूछे, लुप्तपद की पूछे, नन की पूछे, इसके अलावा समास बचता ही क्या है भाई? अलुक तत्पुरुष, एक और होता है आपके लुप्तपद तत्पुरुष, और चौथा जो होता है इसमें होता है, तो मैं बात कर लेता हूं। इसकी जब बात आई थी उसमें अपन ने 4 चीजें मैंने लिखी थी, अन, न, अन, अ, फिर अन पूरा और न, ये 4 लिखे थे। ये इस प्रकार जैसे आते, ये क्या है, ना की ओर करते हैं। नन का मतलब मना ही है, नेगेटिव बात, नकारात्मकता की ओर जब बात आती है
तो ये वर्ण आते हैं, इससे संबंधित होते हैं, नन तत्पुरुष समास में होते हैं। अब मान लो ये नन में नहीं जाते हैं, मान लो उसमें नन तत्पुरुष नहीं है, तो ये कहाँ जाएंगे, अब ये भाव समास में जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि यहाँ उपसर्ग लगा हुआ है, जैसे नालायक मैंने बोला था, जो लायक नहीं हो, बिना लायक, है ना। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो वहां पर जाएंगे। अब बात है उपपद में, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा उपपद में, आपके उपपद में ये तो कर्मंत क्रिया वगैरह आती है, इसमें उपपद में क्या होता है पता है आपको, कि इसमें जो द्वितीय पद है ना, उसका पहले पद के बगैर अस्तित्व ही नहीं रहता है। पहला पद आएगा तो द्वितीय पद का क्या हो जाएगा, अस्तित्व होगा, नहीं तो होगा नहीं। हालांकि इसको अपन 4 को कल बढ़िया से लिखेंगे, अलग मोस्ट है थोड़े से, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि मुख्य धारा को छोड़कर वो थोड़े अंदर घुस जाते हैं। समास में भी जैसे द्वंद्व में जाएंगे तो वो अंदर घुस जाएंगे, समार इत्यतर, जो अपन आगे चलेंगे वो सुन करेंगे, तो वो क्या सवाल में थोड़े से आगे, आजकल के सवालों की थोड़ी प्रकृति चेंज हो रही, वो पूरे तत्पुरुष को छोड़ देगा, यहाँ आकर फंसा देगा, और अपन इनको क्या लेंगे, हल्के में लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी जो बात की, जैसे ये शब्द क्या है, जो है ना, इस शब्द का खुद का अभी कोई महत्व तो नहीं है, अब है, अब है ना इसका महत्व, अब है ना इस जगह का महत्व, यानी ये अपने आप में द्वितीय पद है ना, ये पहले पद के बगैर अपना कोई महत्व नहीं रखता है। ऐसे जो शब्द आते हैं, जलज है, पंकज है, दिनकर है, ग्रस्त है, जैसे ये एक इस शब्द है, जैसे ये ऐसे पढ़ा, क्या है इसका अर्थ, कुछ नहीं है ना, लेकिन इसके आगे एक बहुत बढ़िया सा शब्द लिख देते हैं अपन, है ना, आ गया। अब ये कर है, वैसे ये बहुत सारे उत्तर देगा करने वाला, लेकिन अपन इसके आगे लिख दिया दिन, है ना, दिन करने वाला। तो ये जो सेकंड शब्द है, पहले आने के बाद इसका काम शुरू होता है, ऐसे शब्द है, अलग जगह अलग आएंगे, सब जगह नहीं, कुछ शब्द यहाँ वाले वहां भी चले जाएंगे दूसरी समास में, वो भी अपन बात करेंगे तत्पुरुष की। फिलहाल अपन ये 4 समास पढ़ेंगे, उसके साथ अपन कल और कोई समास पढ़ लेंगे द्वंद्व द्विगु। जैसे ही अपने समास पूरे होते हैं, अपन एक समासों को एक राउंडली या 20-25 तरह तरह के समासों को लिखेंगे और फिर उसको तोड़ेंगे। फिर आपका माइंड कहाँ जा रहा है, आप किस और पॉजिटिव जा रहे हो या नेगेटिव जा रहे हो, किस और ज्यादा जा रहे हो, उनकी अपन बात करेंगे। ठीक है।